Namaste everyone. Hello. How are you all? I hope you all are doing very well. Welcome to my YouTube channel True India. Guys, अक्सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और हम रिसेंटली देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आ रहे हैं रिगार्डिंग डाउनफॉल इकोनॉमी, जीडीपी and unemployment problem in India and economic crisis due to the COVID-19 situation all over the world. लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि बहुत कम चैनल इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा, और जो भी चैनल इसके ऊपर बात कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या फिर टेलीविज़न चैनल्स हो, कुछ सारे ऐसे हैं जो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कारण मैंने सोच लिया था उस टाइम पे कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करूं खुद से, नॉट जस्ट बाय सीइंग द यूट्यूब चैनल और जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्योंकि क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब कंसेप्ट पता नहीं होती इसके रिलेटेड, इकोनॉमी के रिलेटेड। तो मैंने सोच लिया था उस टाइम पे कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करूं और आप सभी को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, और एक बहुत ही अनबायस्ड तरीके की ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, जिसमें मैं आपको इकोनॉमी की बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और जो इंडिया में अभी डाउनफॉल चल रहा है या फिर हम बोल सकते हैं कि रिसेशन चल रहा है, उसके बारे में जो इश्यूज़ है और वो क्यों हुए, उसके कॉजेस, एंड व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फ्रॉम स्टूडेंट एज वेल एज गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। गाइस, इकोनॉमी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन 3 मेजर पिलर्स। फर्स्ट इज़ अ प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज़ अ सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज़ अ टर्नरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर प्लेज द वाइटल रोल, सेकेंडरी सेक्टर is the industrial sector and टर्नरी सेक्टर इज़ अ सर्विस सेक्टर। मैं प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी भी सारी चीज़ें होती है जैसे ऑयल एंड गैस हो गया आपका, लेकिन उसका प्रोडक्शन जैसे बहुत ज़्यादा इंडिया में होता नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कृषि प्रधान देश बोला जाता है इंडिया को, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर प्लेज द वाइटल रोल इन केस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो चलो चलते हैं इंडिपेंडेंट ईरा में। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया था। वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी बट बहुत सारी चीज़ें उसमें सोशलिस्ट फीचर्स थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो मेन फोकस रहा वो एग्रीकल्चर पे रहा। जो भी 5 ईयर प्लान्स थे या फिर गवर्नमेंट्स की पॉलिसी थी, मेन फोकस एग्रीकल्चर पे रहा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी हद तक रहा, लेकिन उतना नहीं रहा जितना एग्रीकल्चर पे रहा था। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि मोर प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड लेस प्रायोरिटी वाज गिवन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि कुछ प्रायोरिटी दी नहीं गई, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स एक्चुअली agriculture start becoming a good sector in India after the the development of the agriculture due to the green revolution। तो हमें देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो रही थी इंडिया में। लेकिन हम कुछ उसमें उतार चढ़ाव भी देखते हैं, जैसे कि हमने जो फेमिन आए थे उसमें हम बहुत फंस गए थे, लेकिन हमने कुछ अच्छे से डेवलपमेंट भी किया उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद। लेकिन जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फंडा था वो बहुत एक्चुअली वो उतना सस्टेनेबल नहीं रहा। क्यों नहीं था, मतलब सस्टेनेबल तो था, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई फ्यूचर में। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसी आई कि एनवायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ में कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां वगैरह आ रही है।
तो ये रही एग्रीकल्चर की बात। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की। तो सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव अप्रोच की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस उतनी ग्रो नहीं कर पाई। सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव अप्रोच इन द सेंस, मैक्सिमम जो कंपनीज थी वो गवर्नमेंट ओन्ड थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में कंपटीशन नाम की चीज़ ज़्यादा हुई नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ कि लेस कंपटीशन की वजह से मार्केट में डिमांड बहुत कम हो गई और उसी के कारण हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाई। कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी थी जैसे कि टाटा, बिरला वगैरह जैसी, लेकिन वो गिनी चुनी थी सर, बहुत ही कम थी। तो इसीलिए हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, फिर हमने इसके ऊपर बात की है। तो गाइस, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रीट डेवलपमेंट, दैट इज अ स्टेप वाइज डेवलपमेंट। इट मीन्स फर्स्ट द नेशन शुड डेवलप द एग्रीकल्चर और द प्राइमरी सेक्टर, देन इट शुड go to the industrial sector development and then it should go to the service sector development। अब सर्विस सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर आते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो गया। तो ये सारे सेक्टर सर्विस सेक्टर में आते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 80s के इरा में हम लोगों ने जंप कर दिया डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू सर्विस सेक्टर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसके कारण क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो कंजर्वेटिव अप्रोच और सोशलिस्ट अप्रोच की वजह से जो रिटार्ड हो रही थी, उस पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके कारण अभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होती है दोस्तों, वो बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। क्योंकि सर्विस सेक्टर का क्या हुआ, अब जब कंप्यूटर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया 2010 के बाद, और 2005 के बाद ही वैसे शुरू हो गया था, लेकिन उसको एक एक्सेलरेशन मिला 2010 के बाद, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसको ऑपरेट करने के लिए अगर 10 लोग चाहिए, तो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी होता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि उसमें एक ह्यूज गैप क्रिएट हुआ कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत कमी रह गई। तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया कि टुडे वी आर फेसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। द वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट देयर। सो ये बहुत बड़ा इशू है। अब इससे कारण क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता है, तब उसके साथ बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर डेवलप होना है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें डेवलप होनी पड़ती है, तब जाके आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता है। और यही हुआ चाइना में, जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया था और उसी के कारण उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बढ़ गया। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उन लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और एक्चुअली आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हम लोगों ने बहुत ही कम उसमें ध्यान दिया है। तो एक्चुअली उसके बाद क्या हुआ कि और उसके बाद आए 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस और हमने एलपीजी पॉलिसी अपना लिया। एलपीजी माने कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एक्चुअली ये जब पॉलिसी हमने अपनाई, जब उसके बाद की जो गवर्नमेंट अगर हम देखते हैं 1991 टू 2000, तो उसमें बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज़ थी। अब ये न्यू पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर हमने अपनाई है तो एक देयर वाज अ होप कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ के कारण, जैसे कि हम लोगों ने
1991 से 2000 तक इस 10 वर्ष में 5 बार हमारे प्रधानमंत्री बदले, मतलब गवर्नमेंट चेंज हुआ और बहुत ही अनस्टेबल यहाँ पे सारी पॉलिटिकल चीज़ें रही। तो एक पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट या फिर बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी पे ध्यान देने वाला एक गवर्नमेंट हमें चाहिए था, एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें चाहिए था। उसी टाइम पे जब हमने एक बहुत अच्छी पॉलिसी हमने अप्लाई की है, तब हमें वो मिल नहीं पाया। तो एक बहुत बड़ा एक सेटबैक रहा कि हम जब सोशलिस्ट इकोनॉमी से हम जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बातें करने लगे थे और हमें जब एक अच्छा मौका मिला था इकोनॉमी को ग्रो करने में, तब हमें एक स्टेबल पॉलिटिशियंस नहीं मिले। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट पे और ओवरऑल इकोनॉमी पे भी। और 2000 के बाद अगर आप देखते हैं तो रीजनल पार्टीज़ की पॉलिटिक्स और कोalition गवर्नमेंट का इरा, उसके बाद बहुत सारे कम्युनल वायलेंसेस, इसके कारण भी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जब FDI आता है तो ठीक है, केंद्र सरकार आपको, जैसे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो 3 चीज़ें हैं। पहले होते हैं कुछ चीज़ें जो होती है वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, कुछ चीज़ें जो होती है वो राज्य सरकार के हाथ में होती है, और एक कुछ चीज़ें जो होती है वो दोनों के हाथ में होती है। तो जो राज्य सरकार जो लैंड एक्विजिशन है या फिर लैंड का जो सारे के सारे मामले हैं वो ज़्यादातर राज्य सरकार के हाथ में होते हैं। और जब FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, तब उसे लैंड एक्विजिशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अगर आ रहा है तो यहाँ का जो रीजनल पॉलिटिक्स है तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। आपको नानार का प्रोजेक्ट शायद पता है, मुझे पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं, लेकिन नानार करके एक महाराष्ट्र में जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से वो अभी तक बन नहीं पाया है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो यह हम सारी चीज़ें 2000 के बाद भी देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए। सो देयर इज़ अराइवल ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन सर्विस सेक्टर उस टाइम तक अच्छा बिल्टअप हुआ था हमारी इंडिया में। जैसे मैंने कहा कि 80s के इरा के बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो यस, सर्विस सेक्टर की वजह से एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी टिक तो पाई, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि सर्विस सेक्टर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की मतलब जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उसी तरह उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। और ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा कम है। मतलब उसमें अभी भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है उसमें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े इसके बारे में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने उतना ज़्यादा डेवलप किया ही नहीं, क्योंकि जब FDI आने वाला था तो ये सारी चीज़ें चल रही थी इंडिया में, जैसे हमने बात किया। अब अगर आप देखोगे फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, यस, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अपना जो GDP है उस पर उतना मतलब अफेक्ट तो कर रहा था वो सारी चीज़ें, लेकिन सर्विस सेक्टर अच्छे होने के कारण उस टाइम पे एकदम से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उस पर टेंशन्स नहीं आए। जैसे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हमारी गिरी नहीं उस टाइम पे। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया विल फेस द इशू इन द फ्यूचर, एंड एक्चुअली वी आर सीइंग द consequences of the global financial crisis now, such as the fall in GDP. That is one of also reason that why the GDP is falling is a global financial crisis in 2008 and 9. Actually guys, क्या होता है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तब उसका ज़्यादातर इफेक्ट हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे देखने को मिलता है।
और जब डिमांड ही घटने लगी है तब लोग प्रोडक्शन भी बहुत कम करेंगे, और अगर प्रोडक्शन कम करेंगे मतलब सर्विसेज भी कम हो जाएंगी, सर्विसेज भी अगर कम हो जाएंगी तो फिर जीडीपी रेट भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिक्कत करती है। अब आते हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते कि इकोनॉमी को रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत, मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मेन टॉपिक है अगर आपको आपकी इकोनॉमी अच्छी करनी है तो। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर 2002 के बाद 2014 तक देयर वर 55 मेजर टेररिस्ट अटैक हैपन इन इंडिया, and those attack happened in the major cities like Delhi, Mumbai, Pune, Hyderabad, Bangalore, Kolkata, etc. और आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ओन करते हैं, आप ऐसी जगह थोड़ी ना जाएंगे कि जहाँ पे बहुत इनस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा टेररिज्म, जहाँ पे मतलब अटैक्स हो रहे हैं, सेफ आपको वहाँ पे नहीं लग रहा है, तो ऐसी जगह तो आप नहीं जाएंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे एफडीआई पे हुआ, मतलब मेजर एफडीआईज। ऐसे में ये बात नहीं है कि एफडीआई कुछ आया ही नहीं इंडिया में, ये कहना भी बहुत गलत है, लेकिन मेजर एफडीआईज जो प्रोडक्शन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती थी, तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहा। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो ये जो ग्राफ है, अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हुआ 2008 से, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद वो तकरीबन 2013 या 14 तक वो मतलब बढ़ता रहा, उसके बाद भी फिर वो 2014 से लेकर 2018 तक वो घटता रहा। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे सर्विस सेक्टर के ऊपर या फिर मतलब जो न्यू गवर्नमेंट आया था 2014 में, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सर्विस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने का काम किया। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, तो इसमें बहुत स्ट्रेंथ हुआ, मतलब स्ट्रेंथन करने का काम किया, लेकिन इट वाज आल्सो नॉट सस्टेनेबल। आप ध्यान में रख लीजिए कि हम कितना भी सर्विस सेक्टर को अगर आप मतलब जितना भी आप करोगे उसके लिए, लेकिन एक बाद में वो एक थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो जाती है। अब जैसे बैंकिंग सेक्टर में अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो बैंकिंग सेक्टर वैसे भी बुरी तरह से काम कर रहा है इतने सारे रिफॉर्म्स के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करती है सर्विस सेक्टर में। और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी उसको उतना एम्पावर नहीं करती है कि हम एक उसमें कुछ इनोवेटिव करें। ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करती है। सिर्फ गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, एक कॉमन मैन को भी एक अच्छी तरह से सोचना पड़ता है। जो हमारे IITs है, IIMs है, उसमें से जो स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि एक इनोवेशन इस सब चीज़ों में कैसे आएगी। उसी तरह से मतलब फॉर एग्जांपल न्यू कंसेप्ट हो, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप हो, सर्विस सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर FDI आती है अभी भी, तो उसको डेवलप होने में 2 या 3 साल लग जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल आज FDI आई डायरेक्टली, तो उसको पहले तो मतलब लैंड एक्विजिशन है, उसके बाद उसका प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारा काम होता है, उसके बाद प्लांट वहाँ पे बनता है, उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम चालू होता है, तो उसमें बहुत सारा वक्त जाता है। लेकिन सर्विस सेक्टर का क्या है कि सर्विस सेक्टर को अगर एम्पावर किया जाए तो वो हमें कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो ये बात तो सही है गवर्नमेंट की, का अगर उनको कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो उन्हें सर्विस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 2014 के बाद उन्होंने सर्विस सेक्टर पे ध्यान दिया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने लगा था। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह की चीज़ें जो है, उसके कारण फिर से वो बढ़ने लगा है अभी। और उसी में थोड़ा सा US चाइना ट्रेड वार हो गया आपका, और GST और डीमोनेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि क्या हुआ कि जो सारी चीज़ें थी, जैसे MSME के छोटे छोटे फैक्ट्रीज वगैरह थी, वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है जब ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने बात किया था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंकिंग सेक्टर में जैसे लोन्स वगैरह होते हैं, वो रीपेमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे हमने सुना होगा कि नीरव मोदी और विजय माल्या की, मतलब वो तो सिर्फ जो नाम सामने आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नाम होते हैं और जो हमारे सामने नहीं आते, और वो बैंकिंग सेक्टर में इनएफिशिएंसी पैदा करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि जीडीपी के ऊपर। तो पहली बात तो जीडीपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक्चुअली इट इज़ अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री, दैट इज़ अ जोग्राफिकल एरिया विद इन अ ईयर। तो ये होता है जीडीपी। तो ये सर्विस दैट इज़ अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये डेटा मैंने लिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीडीपी हमारा डिक्रीज़ हो रहा है 8.26 टू 5.02। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स है कि ये क्यों डिक्रीज़ हो रहा है। एक सिर्फ रीज़न इसमें नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी इसमें एक रीज़न है। बैड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि वो तो मतलब तात्कालिक रीज़न है। और उसके बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गया आपका, और इंस्टेबिलिटी, एक इंटरनेशनल मार्केट में एक इंस्टेबिलिटी और डिमांड बहुत कम होने के कारण भी ये होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, और कोविड-19 ने इसको तो ट्रिगर कर दिया है। जैसे अभी इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो वो -23.9% गिर चुका है। लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मतलब अब कैसा होगा, क्या होगा। हम रिकवर करेंगे ना, आप उतना टेंशन मत लीजिए। अभी जो गवर्नमेंट ने पैकेज जारी किया 20 लाख करोड़ का, तो उसके कारण कुछ चीज़ें चेंज हो गया। ऐसा देयर इज़ अ होप दैट देयर आर मेनी चेंजेस विल बी टेकिंग प्लेस एंड आवर जीडीपी ग्रोथ विल बी increase. GDP growth is there is a hope that GDP will increase. अभी हम बात करते हैं कि अदर पैरामीटर्स ऑफ द डेवलपमेंट के ऊपर। सो गाइज, द जीडीपी इज़ नॉट ओनली मेजर फॉर द डेवलपमेंट और ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेवलपमेंट। देर आर अदर फैक्टर्स और द अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, पावर्टी की तो पहले तो हमें मतलब डेफिनेशन ही बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, कि बहुत सारी डेफिनेशन है पावर्टी की, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है। अगर आप 2014 के बाद देखोगे तो जैसे बहुत सारी स्कीम्स हो गई, आपकी जनधन योजना हो गई, आपकी आवास योजना होगी, जीवन ज्योति योजना हो गई, ये सारी चीज़ें। और अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, लेकिन अब ये देखना ये है कि उसमें कितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन वो हो सकता है, उसमें ये देखने वाली चीज़ है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा इसमें इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 5 या 10 सालों में। और अगर आप बात करोगे तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जो है डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, ये अगर वो कितना भी कहे, लेकिन इसमें थोड़ा सा तो प्रॉब्लम क्रिएट किया है। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, और जो जीडीपी रेट है उसका भी प्रॉब्लम इसमें आया है। और बहुत सारे एमएसएमईज़ जो मैंने बात किया था कि उसमें भी इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रहे हैं। तो ये सारे तो प्रॉब्लम्स हो गए। तो अब हमें सॉल्यूशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो पहले तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकता है, हम पहले ये देख लेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो टैक्सेस है वो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो टैक्सेस है और मिडिल क्लास के, वो कम कर देने चाहिए। और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन्स के ऊपर, वो बढ़ानी चाहिए। उसके बाद जो लेबर लॉज है उनको रिलैक्स करना चाहिए। वो पहले से थोड़ा सा रिलैक्स किया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो पूरा का पूरा
मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर डाउनफॉल हो गया था। अभी उन्हें ऐसा करना चाहिए कि एफडीआईज़ के जो लेबर लॉज है वो बहुत अभी भी और रिलैक्स करनी चाहिए। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे ऑप्टिमिस्टिक वे में उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और स्किल डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स के ऊपर उन्हें खर्च करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकता है, और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस करनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू हम स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, बी अवेयर दैट द टाइप ऑफ जॉब इन द फ्यूचर it is not like what we were seeing today. So actually you can see that अगर एक यूट्यूबर ज़्यादा कमा रहा है, फॉर एग्जांपल इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर से भी, तो ये कब हुआ? मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे हमें न्यू चीज़ें भी अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर कोडिंग हो गई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ये सारी चीज़ें अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रही है, और उन चीज़ों में अगर हम अच्छे से करते हैं तो जॉब अवेलेबल है। सो हमें एक चीज़ को स्टिक करके नहीं रहना है, और इसके आने वाला जो ईरा है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिवनेस से भरा हुआ होगा, और उसके लिए हमें अगर तैयार होना है खुद को, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। और गाइस, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा इनर कॉन्शियसनेस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे एंजाइटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है आज के यूथ में, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते रहें। उसके बाद अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने ट्विटर पे भी बहुत सारे ट्रेंड्स देखे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वगैरह वगैरह, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक अलग स्टैंड लेना चाहता हूँ। मेरा एक स्पेशल मैसेज है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, जैसे एसएससी हो गई, बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स हो गए। तो हमने तो बात किया है बैंकिंग सेक्टर में या फिर बहुत सारी चीज़ों में, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यस, अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है और आप श्योर है कि आप मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ज़रूर कीजिए, मतलब उसकी प्रिपरेशन आप ज़रूर कीजिए। लेकिन उसके साथ आप ध्यान रखिए कि आपका स्किल डेवलपमेंट भी हो जाए, कि ऐसी बात नहीं है कि 2 साल उसमें दे दिया और आप मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद तो मार्केट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे प्रिपरेशन के समय ही आप थोड़ा थोड़ा ध्यान आपकी स्किल डेवलपमेंट पे भी लगाइए। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ बहुत सारे हैं, बहुत ही कम दर में आपको बहुत अच्छी तरह से क्लासेस मिलेंगे ऑनलाइन के ऊपर, तो आप उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। जैसे कोई भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वगैरह होगा उसमें आप ना फंसे। ये मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें महसूस की है कि उससे कितनी एंजाइटी और निगेटिविटी क्रिएट होती है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने करियर पे ध्यान दें, जो मार्केट में जो चीज़ें नहीं है उसको अडॉप्ट करें, उसको सीखें और आगे बढ़े। और ये आने वाले कल में ये बहुत अच्छी चीज़ बनने वाली है। बस हमें न्यू चीज़ें अडॉप्ट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं और आप सभी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और सरेंडर ना करें खुद को, और do not lose your hopes, so always be motivated। so आप एक बात हमेशा याद रखिए कि there is always a hope or there is always a room at the top of a mountain। so be prepared for yourself, be prepared for your future, and do efforts, do smart work। so let's hope all things will be very fine in your life, and all the best to you। Jai Hind, thank you। And guys, please like, share to my video and subscribe to my YouTube channel। Thank you।